Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn lesson 2.7 Great Scientist. So let's start with the lesson. हमारा जो लेसन का टाइटल है दैट इज ग्रेट साइंटिस्ट. ओके, तो साइंस के ऊपर थोड़ा सा ये डिपेंड है. साइंस का थोड़ा सा एक स्टोरी दिया है किसी साइंटिस्ट का. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Great scientists are persevering and never deterred by difficulties. ग्रेट साइंटिस्ट जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि स्वभाव से अच्छे हैं, जो नॉलेज में बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, वो प्रिजर्वियरिंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज. प्रिजर्वियरिंग मतलब क्या होता है? कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जिसे हम प्रिजर्वियरेंस बोलते हैं, जैसे कंटिन्यू इन अ कोर्स ऑफ एक्शन डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज और डिले इन अचीव सक्सेस, यानी कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आने के बावजूद अपना काम स्टार्ट रखना. सक्सेस उसमें थोड़ा डिले भी हो रहा है तो भी अपना काम कंटिन्यू रखना, उसको बोलते हैं प्रिजर्वियरेंस. एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज. डिटर यानी कि क्या होना? डिस्करेज होना, किसी डिफिकल्टी की वजह से डिस्करेज होना. तो यहाँ पे लिया है जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो तो कंटिन्यू वर्क करने वाले होते हैं, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए. और जितनी भी डिफिकल्टीज आए, डिटर यानी कि कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना आए, ये लोग क्या होते हैं? बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होते. अपना काम ये रेगुलर रखते हैं. माइकल फ्राइडे is regarded as one of the most distinguished scientists and inventor of modern times. Now यहाँ पे देखिए अभी किसकी स्टोरी है? माइकल फैराडे की. ओके, माइकल फैराडे की स्टोरी यहाँ पे दी है. वो कैसे जाने जाते थे? रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट. डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? वेरी सक्सेसफुल. माइकल फैराडे एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे उनके जमाने में, वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन के जाने जाते थे. एंड इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न टाइम्स. एंड इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न, इन्वेंट करने यानी कि क्या होना? किसी चीज की खोज करना. तो मॉडर्न दुनिया में उन्होंने काफी चीजों की खोज की थी, तो इनको एक डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट और इन्वेंटर करके जाना जाता था. एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. और माइकल फैराडे ने जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी उनका काम किया या जो रिसर्च किया, कुछ इन्वेंट किया होगा, तो वो आज भी क्या है? पार्ट ऑफ स्टडी, यानी कि वो आज भी बच्चों को सिखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ. तो फैराडे के कुछ लॉ है, उन्होंने जो भी स्टडी किया होगा, कुछ रिसर्च किया होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ये अभी हम लोगों को सिलेबस में होता है. बट few know his inspirational life story which is all about courage and fighting against the odds. देखिए अभी इतने वो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है, काफी रिनोड साइंटिस्ट है, इन्वेंटर करके उनको जाना जाता है. उनके जो स्टडी रहा है, उनका जो भी रिसर्च रहा है, वो आजकल बच्चों को पढ़ाई में है, यानी कि सिलेबस में है. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनकी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं, इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, और फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, और उनको क्या क्या डिफिकल्टीज है इतना बड़े साइंटिस्ट बनने में, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं. Michael Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. Okay, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया है. माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इनटू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली. पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी कि क्या होता है? एक्सट्रीमली पुअर, एकदम गरीब घर में उनका जन्म हुआ था. इन अ डर्टी लंडन सबर्ब. सबर्ब यानी क्या क्या होता है? एन आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी, स्पेशली रेसिडेंशियल वन. यानी कि हम किसी भी सिटी होती है, कौन सी भी जो अगर बड़ी सिटी है, तो उसकी आउटलाइन, सिटी के जो आउटर मोस्ट एरिया होता है, वहां पे जो गरीब लोग थोड़ा से छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, उसको बोलते हैं सबर्ब. तो माइकल फैराडे जो है वो लंदन के सबर्ब में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था. ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफीट एज अ चाइल्ड. स्पीच डिफीट यानी कि उनको बोलने में दिक्कत होती थी. वो जब गरीब फैमिली में थे, लंदन सबब में, उनका लंदन के जो आजू बाजू का एरिया है थोड़ा सा जैसे डर्टी एरिया होता है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था. और ये क्या था? उनको स्पीच डिफीट यानी कि बोलने में उनको दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी. ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज अ वैबिट. अभी उनको क्या दिक्कत थी? वो रैबिट को वैबिट यानी कि र को वो व पढ़ते थे. He could not even say his own name and would call himself Faraday. अभी देखिए उनका नाम क्या है? फैराडे.
लेकिन वो र को क्या पढ़ते हैं व, रैबिट को क्या बोल रहे हैं वैबिट, फैरेडे को क्या बोलते हैं वैबिट, सॉरी फैरेडे को क्या बोलते हैं फैवेडे, यानी कि वो खुद का नाम भी वो ठीक से नहीं ले पाते थे। अदर चिल्ड्रन laughed at him and teachers did not help him either। और देखिए अभी बच्चों को जो स्कूल में होते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों को आदत होती है दूसरों को चिढ़ाने की, मजे लेते हैं वो। तो वैसे ही माइकल फैराडे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां के बच्चे माइकल फैराडे को बहुत चिढ़ाते थे और टीचर्स भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. When he was 12, जब वो 12 साल के थे, उनकी मदर पे प्रेशर आया, किसी ने फोर्स किया कि माइकल फैराडे को स्कूल से एडमिशन निकाल लिया जाए, और इसकी वजह से उनकी मम्मी ने क्या किया, उनको जो स्पीच डिफीट की प्रॉब्लम थी, बोलने में जो दिक्कत थी, इसकी वजह से उनकी मम्मी ने उनकी एडमिशन निकाल ली स्कूल से। और उनके एज के 12 साल में ही उनका जो फॉर्मल एजुकेशन था, अभी एज के 12 साल में फॉर्मल एजुकेशन कौन सा होता है, 1st to 10th वाला जो एजुकेशन होता है वो उनका वही बंद हो गया। वो खुद को एजुकेटेड नहीं बना पाया, उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया। At 13, however, he started working with a bookbinder। अब स्कूल से निकालने जाने के बाद, स्कूल का एडमिशन उनका अभी खत्म हो गया, वहां से निकलने के बाद भी जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने एक बुक बाइंडिंग का जो दुकान होता है, शॉप होता है, वहां पे काम स्टार्ट कर दिया। बाइंडिंग बाइंडिंग यानी कि क्या होता है, जो कटे हुए बुक होते हैं उनको जोड़ने का काम होता है बुक बाइंडिंग के दुकान में। Binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them। अब माइकल फैराडे जिस बुक बाइंडिंग की दुकान में काम करते थे वो क्या करते थे, बाइंडिंग 100 ऑफ बुक ड्यूरिंग द डे। दिन के उजाले में जब वो काम करते थे बुक बाइंडिंग का, तो वो लगभग 100 के आसपास किताबें बाइंडिंग करते थे। और रात में क्या करते थे, स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम, और पूरी रात उन बुक्स को वो पढ़ते बैठते थे। Reading thus become his obsession। Reading thus become his obsession। Okay, obsession यानी कि क्या होता है कि किसी चीज का एक फैसिनेशन हो जाना, लत लग जाना। तो उनको जो रीडिंग थी, रीडिंग की एकदम उनको आदत हो गई थी। One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उनको अभी बुक बाइंडिंग की आदत, सॉरी बुक पढ़ने की आदत हो चुकी थी। अब ऐसे ही एक दिन बुक बाइंडिंग की दुकान में उनको बाइंड करने के लिए बुक आया, कौन से, इस पे, इलेक्ट्रिसिटी को टॉपिक पे। He started reading it and was completely hooked। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो बुक आया था, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक वाला, तो इन्होंने क्या किया, वो बुक पढ़ना शुरू कर दिया। एंड वॉज कम्प्लीटली हुक, और वो कम्प्लीटली हुक यानी कि क्या होता है, एडिक्टेड। वो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, फिजिक्स में, अभी इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक है, तो वो कम्प्लीटली एडिक्टेड हो गए, यानी कि उनको वो बुक बहुत ज्यादा पसंद आई। वो जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक उस बुक में दिया था वो बहुत ज्यादा पसंद आया। That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो बुक आया था इनके बाइंडिंग के शॉप में, वो उन्होंने दिन में बाइंड किया, रात में पढ़ने बैठ गए, और वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और ये क्या हो गए, हुक यानी कि क्या कहा था मैंने, एडिक्शन हो गया, उनको इस टॉपिक का बहुत पसंद आया। और क्या था, वो जो बुक उन्होंने पढ़ी थी, दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये उनको वहां पे पहली बार समझ में आया, पहला इंट्रोडक्शन था। और बाद में यही इंट्रोडक्शन क्या बन गया उनका, लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन यानी कि क्या होता है, पूरी लाइफ का उनका एक टॉपिक ही बन गया। यानी कि हम बोल सकते हैं लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन का मतलब कि उनको पूरी लाइफ उसी ही टॉपिक के ऊपर काम करने का चांस मिला। अब उनको जो पसंद था वही उन्होंने किया। Faraday was still poor at 21। 21 साल के होने तक फैराडे बहुत ही गरीब थे। Once, a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution। 21 साल के थे तब भी वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन क्या हुआ, उनके एक फ्रेंड ने उनको फ्री टिकट दिया। ओके, किस चीज का टिकट था वो, पब्लिक लेक्चर। पब्लिक लेक्चर था, किसका था, हम्फ्री डेवी और लंदन
एट लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन। हम्फ्री डेवी नाम की एक रिनाउड केमिस्ट है, यानी कि जाने माने पहचाने वाले केमिस्ट है हम्फ्री डेवी नाम के, उनका पब्लिक लेक्चर था और डेमोन्स्ट्रेशन था, यानी कि लेक्चर भी था और कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले थे। और ये प्रोग्राम कहाँ पे था? लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन। तो वहां पे जाने के लिए टिकट थे, लेकिन फैराडे गरीब होने के कारण उनके मित्र नहीं, उनके फ्रेंड नहीं उनको टिकट लाके दिए थे। Davy's work on chemical and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. डेवी, अब ये अनदर साइंटिस्ट है, इनका लेक्चर था वो सुनने के लिए फैराडे गए। अब डेवी का यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। डेवी केमिस्ट थे, रिनोड यानी कि बहुत ही जाने माने अच्छे नाम कमाए हुए केमिस्ट थे, फेमस केमिस्ट थे। ओके, तो उनका डेवी का जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ओके, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, इनका जो स्टडी का टॉपिक था वो था केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग। तो उनके जो भी कुछ इन्वेंशंस रहे होंगे, कुछ उनका रिसर्च रहा होगा, वो क्या था, उन दिनों के जो साइंटिस्ट लोग थे उनके बीच कन्वर्सेशन का एक टॉपिक था एट द एज ऑफ दैट एज, यानी कि हम्फ्री डेवी के जो कंटेम्पररी, यानी कि उनके साथ उनके उन दिनों जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन सब लोगों में हम्फ्री डेवी के जो भी रिसर्चेस या स्टडी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो वो चर्चा होती थी उन चीजों पे। 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. अब थॉमस एडिसन के बारे में तो सबको पता ही है। तो 70 years later यानी कि 70 यानी कि क्या होता है, अब आपको पता है 70 years यानी कि बहुत बड़ा ये ड्यूरेशन हो गया। तो 70 years के बाद में अक्रॉस द एटलांटिक ओशन इन द यूएसए, अब आप सबको पता है थॉमस एडिसन यूएसए के थे, तो वहां पे सेम काम यूएसए में थॉमस एडिसन ने किया था, जो कि ऑलरेडी हम्फ्री डेवी ने भी किया था। टू प्रोड्यूस द फर्स्ट कंसिस्टेंट लाइट बल्ब, थॉमस एडिसन ने, आपको पता है वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, उन्होंने बल्ब का जो हम बोलते हैं उन्होंने रिसर्च किया था, सर्च किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था बल्ब। तो यही सेम काम हम्फ्री डेवी ने भी किया था। That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. अब उस दिन जब फैराडे डेवी का लेक्चर सुनने गए थे, तो वो कैसे हो गए थे? स्पेलबाउंड। स्पेलबाउंड मतलब क्या होता है? होल्ड द कंप्लीट अटेंशन, यानी कि उन्होंने इतने ध्यान से वो प्रोग्राम सुना, इतने ध्यान से वो लेक्चर सुना कि वो एकदम स्पेलबाउंड हो गए। हम बोलेंगे उनको एकदम स्पीचलेस हम जिसको बोलेंगे, इतना सब नॉलेज देख के वो स्पीचलेस हो गए, बिकॉज इनका जो हम्फ्री डेवी का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वो फैराडे को बहुत पसंद था, पहले से ही वो उनका ऑब्सेस्ड हो गए थे, फैसिनेट हो गए थे इलेक्ट्रिक के टॉपिक को लेके। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। Sorry, let's start. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. और जब हम्फ्री डेवी का लेक्चर चल रहा था, तो इन्होंने, माइकल फैराडे ने क्या किया? कंटिन्यू नोट्स लेने का काम, एक तरफ लेक्चर सुन रहे और एक तरफ अपने खुद के नोट्स भी बना रहे। नोट्स किस टॉपिक पे बना रहे हैं? मिस्टीरियस फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लूइड, यानी कि हम्फ्री डेवी लेक्चर दे रहे थे इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो वहां पे मिस्टीरियस यानी कि एक जादुई फोर्स जिसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एक जादू जैसा ही है। तो इस टॉपिक को लेके माइकल फैराडे ने अपने नोट्स बना दिए। He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. Engrossed यानी कि क्या होना? कि absorb all the attention जिसको हम बोलेंगे, और interest यानी कि पूरा इंटरेस्ट से, पूरा एकदम ध्यान लगा कि लेक्चर वो सुन रहे, और उन्होंने इतना ध्यान लगा कि लेक्चर सुना और वो इतने इम्प्रेस हो गए कि वो अप्लाउज कर रहे, यानी कि सारी पब्लिक के साथ तालियां बजाना भी भूल गए थे। When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book. अब उन्होंने वहां पे, माइकल फैराडे ने जो भी नोट्स बनाए थे वो कैसे थे? कॉम्प्रहेंसिव थे। यानी कि कॉम्प्रहेंसिव यानी कि क्या होता है?
कि ऐसे नोट्स जो जिसमें सारे एलिमेंट्स, सारे एस्पेक्ट्स जिसमें लिखे गए हो, यानी कि पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर किया होगा एकदम डिटेल में, डीपली जहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो माइकल फैराडे ने हम्फ्री डेवी के लेक्चर को सुन के जो नोट्स बनाए थे वो कैसे थे, कॉम्प्रिहेंसिव थे। और माइकल फैराडे क्या करते थे, बुक बाइंडिंग की दुकान में काम करते करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ही बाउंड देम इनटू अ बुक। वो जो नोट्स उन्होंने निकाले थे वो पूरे उन्होंने बाइंड कर दिए, मीनिंग टू गिफ्ट इट टू डेवी समडे। और क्यों बाइंड किया उन्होंने, कि किसी दिन मैं हम्फ्री डेवी से मिलूंगा, अभी तो लेक्चर सुनने के लिए गए थे, लेकिन फिर से मैं किसी दिन उनसे मिलूंगा पर्सनली, और इनको मैं वो जो नोट्स निकाले हुए जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल वाले नोट्स है, उनको बाइंड किया और मैं कभी उनको वो नोट्स एज ए गिफ्ट दे दूंगा। Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist. और उस दिन फैराडे ने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ बुक बेचने का काम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, he wanted to be a great scientist, और मुझे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाना है, गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक्स, और मुझे इतना नॉलेज गेन करना है कि मैं खुद की बुक्स लिख पाऊं। ऐसा उन्होंने उस दिन डिसाइड किया। डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। हम्फ्री डेवी का लेक्चर सुनने के बाद तो वो इतना इंप्रेस हो गए कि अभी डेवी क्या हो गए, उनके रोल मॉडल ही बन गए, आदर्श बन गए। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक दिक्कत थी, क्या थी, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। अब साइंस सीखने के लिए दिक्कत क्या थी, कि साइंस सीखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, एजुकेशन भी नहीं था, बिकॉज उनका फॉर्मल एजुकेशन एट द एज ऑफ 12 छूट गया था, और सोशल स्टेटस भी नहीं था कि चलो अच्छे जान पहचान है, ऐसा भी कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं है, गरीबी भी है, और कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन बनना तो साइंटिस्ट है। फैराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल इफ डेवी बिकेम हिज मेंटर। अब फैराडे ने सोचा अगर हम्फ्री डेवी ही मुझे सिखाएंगे तो ही मैं कुछ बन पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास तो एजुकेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर डेवी मुझे सीखने में मदद करेंगे, हम्फ्री डेवी, तो शायद कुछ हो सकता है। बट डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली, लेकिन शुरुआत में हम्फ्री डेवी ने एज अ स्टूडेंट फैराडे को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने वो डिनाई कर दिया। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। लेकिन फैराडे डिजेक्टेड हुए क्या, नहीं, डिजेक्ट यानी डिप्रेस और सैड हो जाना, लेकिन फैराडे नाराज नहीं हुए, सैड नहीं हुए कि चलो हम्फ्री डेवी मुझे ना बोल रहे इस बात को लेके वो सैड नहीं हुए, उन्होंने अपना जो कोशिश था वो जारी रखा। डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम, लेकिन उनके नसीब में कुछ अलग ही प्लान था। क्या था, अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद क्या हुआ, अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपन इनसाइड डेवीज लैब। केमिकल एक्सप्लोजन यानी कि क्या होता है, एक्सप्लोजन यानी कि जिसको हम वायलेंट शैटरिंग बोलेंगे, ओके, वायलेंट शैटरिंग यानी कि एक धमाका हो गया, कुछ केमिकल्स का धमाका डेवी के लैब में हो गया, एंड ही वॉज टेम्पररी ब्लाइंडेड। और हम्फ्री डेवी क्या हो गया, टेम्पररी कुछ दिनों के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो देख नहीं पा रहे थे, अंधे हो गए थे। ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सीलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम। अब हम्फ्री डेवी क्या है, साइंटिस्ट है, अब उनका जो रिसर्च का काम है, इन्वेंशन का काम है, या उनका जो भी केमिकल्स या इलेक्ट्रिकल जो भी उनके प्रैक्टिकल्स रहते हैं वो तो स्टॉप नहीं कर सकते। अब उनके लैब में इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो टेम्पररी हो गए लेकिन हो गए। अब उनको क्या, किसकी जरूरत थी, असिस्टेंट की, किसी मददगार की जरूरत थी, लेकिन वो असिस्टेंट कैसा होना चाहिए था, विथ एन एक्सेलेंट मेमोरी। उनको हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी, बिकॉज वो देख नहीं सकते थे, और उनको एक अच्छी मेमोरी वाला ये चाहिए था, असिस्टेंट चाहिए था। He was reminded of Faraday and decided to hire him as a secretary. अब फैराडे को किस, ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फैराडे। अब फैराडे तो पहले ही डेवी के पास गए थे, किस बात के लिए रिक्वेस्ट लेके गए थे कि आप मुझे सिखाओ, लेकिन डेवी माने नहीं। अभी डेवी को जब जरूरत पड़ी तो डेवी को, हम्फ्री डेवी को फैराडे की याद आई, और उन्होंने क्या किया, अपना एक पर्सनल सेक्रेटरी जो होता, तो सेक्रेटरी की पोजीशन पे फैराडे को हायर कर दिया। Davy never believed Faraday could not do anything. Sorry, Davy never believed Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education.
अब हम्फ्री डेवी को क्या लगता है कि फैराडे जो है वो इसमें साइंस की फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? बिकॉज फैराडे के पास सोशल स्टेटस भी नहीं और एजुकेशन भी नहीं है। हम्फ्री डेवी ने खुद की हेल्प के लिए उनको फैराडे को एज ए सेक्रेटरी हायर तो कर लिया, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि फैराडे इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाएगा। He therefore dismissed Faraday's aspiration and advised him to stick to bookbinding. और ऐसी सोच की वजह से हम्फ्री डेवी को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था फैराडे के ऊपर, और इस सोच की वजह से ही इन्होंने क्या कर दिया, हम्फ्री डेवी ने ही डिसमिस फैराडेज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन यानी कि क्या होना, कि एक होप होना, हमारे मन में एक होप होना एम्बिशन को लेके, तो एक एम्बिशन होना, तो वो ठुकरा दिया। हम्फ्री डेवी ने क्या किया कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक नेगेटिव थॉट उनके मन में भर दिया और उनको एडवाइस दे दी फैराडे को कि क्या, कि तुम बुक बाइंडिंग ही करो, तुम उसी के लिए बने हो। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस यानी कि नेवर स्टॉपिंग, लेकिन फैराडे रुकने वाले लोगों में नहीं से, डिस्करेज होने वाले लोगों में से नहीं थे। He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. जितना हो सके उतना मेहनत उन्होंने किया, दिन रात काम किया, और डेवी के जितने एक्सपेरिमेंट्स वो सीख सकते थे उतना वो सब सीखने की कोशिश फैराडे ने की। अब वो एजुकेटेड नहीं है तो उनको दिक्कत तो बहुत गई होगी, लेकिन उनसे जितना बन पड़ा उतना उन्होंने ट्राई किया। इवन जबकि हम्फ्री डेवी ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बुक बाइंडिंग ही करो, लेकिन फिर भी फैराडे ने हार नहीं मानी, वो अपना काम करते रहे। Soon Faraday became indispensable to Davy. अब जल्दी ही फैराडे कैसे बन गए इंडिस्पेंसिबल, यानी कि एब्सोल्युटली नेसेसरी जिसको बोलेंगे हम, है ना। अब फैराडे हम्फ्री डेवी के लिए कैसे बन गए एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि डेवी का कोई भी काम फैराडे के सिवा हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज डेवी तो एकदम डिपेंडेंट हो गया, उनको वो देख नहीं पा रहे तो। और फैराडे ने भी दिन रात मेहनत करके सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या किए थे, सीख लिए थे। एंड वॉज प्रोमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट। अब एजुकेशन ना होने के बावजूद फैराडे ने इतना सारा नॉलेज गेन किया और वो डेवी का एक ऐसा आदमी बन गए कि उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था अब डेवी को। तो डेवी ने क्या कर दिया, फिर उनको खुद का लैब असिस्टेंट बना के उनका थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर। अब ये पहला स्टेप था उनका साइंटिफिक करियर की तरफ जाने का। कौन सा? डेवी के लैब में वो लैब असिस्टेंट बन गए। दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वाज क्लीनिंग लैब्स। अब उनका जॉब, वो लैब असिस्टेंट थे, लेकिन उनका जॉब क्या था, क्या काम करते थे वो? लैब क्लीनिंग करने का काम था। एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम डेवीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट। एटलीस्ट कम से कम वहां पे वो डेवी के जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे उनके लैब में अंदर रखे हुए, तो उनके बारे में वो क्या करते थे, देख सकते थे, स्टडी कर सकते थे। काम तो था क्लीनिंग का, लेकिन क्लीनिंग के लिए लैब के अंदर जाना तो पड़ेगा। अब जैसे वो अंदर जाते थे तो वो क्या करते थे, सीखने की कोशिश करते थे। इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे। इतनी कोशिशें करने के बाद भी डेवी को क्या लगता है कि फैराडे कुछ भी नहीं कर पाएंगे साइंस की फील्ड में। देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। बाद में क्या हुआ कि फैराडे को एक चांस मिला खुद को प्रूव करने का। अब वो क्या चांस था, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। One day, David tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston. एक दिन क्या हुआ कि फैराडे जो है, डेवी, हम्फ्री डेवी जो है, वो किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अपने फेलो केमिस्ट के साथ। फेलो यानी कि क्या होता है, सेम पोजीशन वाला पर्सन, यानी कि डेवी के लैब में काम, उनके साथ काम करने वाला एक फेलो केमिस्ट है, उनका नाम है विलियम वॉल्सन। तो विलियम वॉल्सन और हम्फ्री डेवी दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक दिन। एक्सप्लोरिंग व्हाई when an electricity current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. अब किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर किसी वायर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेट के जैसे काम क्यों करता है, उसमें मैग्नेट वाली जो भी क्वालिटीज होती है वो क्यों आ जाती है। पास तो हो रहा है वायर में से क्या, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये क्यों होता है, ये खोजने का काम हम्फ्री डेवी और विलियम वॉल्सन कर रहे।
आपको पता होगा इलेक्ट्रिक तार को हम लोग चिपक जाते हैं, चिपकना यानी कि क्या होता है, वो मैग्नेट जैसा काम करता है, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्यों होता है, तो ये खोजने का काम हम्फ्री डेवी और इनके जो फेलो केमिस्ट है विलियम वॉटसन, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. अब सबको ये तो पता था कि फोर्सेस वर कनेक्टेड, यानी कि जो वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे तैयार हो रही है, ये दोनों कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये तो सबको पता था। लेकिन ये क्यों ऐसा कंटिन्यू क्यों होता है, जितनी देर तक किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, पास हो रहा है, तो वो मैग्नेट की जैसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली होता है, जितना टाइम तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतना टाइम वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है, तो ये खोजने का काम कर रहे थे। Davy believed that if he could find out why it happened and control it, there could be many practical applications of the force. डेवी को इस बात का तो पता था, अगर डेवी ने इस बात की खोज कर ली, इन्वेंट कर लिया, रिसर्च कर लिया कि अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, वो वायर मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर डेवी ने ढूंढ लिया, तो इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा साइंस की फील्ड में, और मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि काफी सारी मशीनों में, और यानी कि बहुत ज्यादा उसका यूज होगा, ये डेवी को बात पता थी। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट, लेकिन वो खोज करने की कोशिश तो कर रहे हैं हम्फ्री डेवी और उनके फेलो केमिस्ट विलियम वॉटसन, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड। अब वो खुद नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको आंसर नहीं मिल रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं। देन ही टीज्ड फैराडे, तो हम्फ्री डेवी ने क्या किया, आप खुद तो कोशिश कर रहे लेकिन उनको आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फैराडे को थोड़ा सा टीज किया, टीज यानी चिढ़ाया, चिढ़ाया जिसे बोले क्या, asking him to try his hand at it after he done cleaning the lab. तो उन्होंने क्या किया, फैराडे को ऐसा चिढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा लैब क्लीनिंग का काम खत्म हो जाने के बाद तुम कोशिश कर लो, यानी कि हम इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है तो हम नहीं कर पा रहे, तुम क्या ही कर लोगे, ऐसा करके थोड़ा सा उनको टीज किया, चिढ़ाया कि तुम्हारा लैब खत्म होने के बाद ये तुम ट्राई कर लो। विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन वाकई में क्या हुआ, कुछ ही दिनों में फैराडे ने इस चीज का आंसर ढूंढ लिया, फैराडे ने सॉल्व कर दिया, बता दिया लोगों को क्यों वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाला जो वायर है मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है। इनफैक्ट ही वेंट फर्दर एंड द रिजल्ट वाज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर। और उन्होंने सिर्फ खोज ही नहीं की, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्यों तैयार हो रहा है इस चीज की सिर्फ खोज ही नहीं की, तो उससे भी आगे जाके उन्होंने इंडक्शन मोटर की खोज की, विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक करंट इनटू अ कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन। उन्होंने आगे जाके क्या किया, इंडक्शन मोटर की भी खोज की माइकल फैराडे ने, और इस मशीन का क्या है, उसका इंडक्शन मोटर का, कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू द कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन। इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन में काम करने का, कन्वर्ट करने का जो काम था वो इंडक्शन मोटर करती थी। अब फैराडे ने दो इन्वेंशंस किए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों तैयार हो रही है वो लोगों को बताया, और इसके आगे जाके उन्होंने इंडक्शन मोटर का भी खोज किया, और इंडक्शन मोटर क्या करती थी, इलेक्ट्रिक करंट का कन्वर्जन करती थी, किसमें, मैकेनिकल मोशन में। द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवॉल्यूशन, इंडक्शन मोटर स्पर्ड रिवॉल्यूशन यानी स्पर्ड यानी कि मोर फास्टर करना, किसी चीज को गति दे देना, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। अब इंडक्शन मोटर की वजह से क्या हो गया, एक क्रांति हो गई, और यानी कि काफी सारे इन्वेंशन बहुत फास्ट में हम जिसको बोलेंगे डेवलपमेंट हो गई। इंडक्शन मोटर की वजह से क्या क्या इन्वेंट हो गया, फैंस, एयर कंडीशनिंग, सीविंग मशीन, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. मॉकरी यानी कि क्या होता है, टीजिंग, चिढ़ाना। अब मजाक मजाक में हम्फ्री डेवी ने फैराडे को चिढ़ा के बोला कि हम तो कर नहीं पा रहे, तुम करके देख लो। तो फैराडे ने कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और उन्होंने
बता दिया मैग्नेटिक फील्ड क्यों तैयार हो रही है, इंडक्शन मोटर का उन्होंने इन्वेंट कर दिया, इन्वेंट कर दिया इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की हेल्प से क्या हो गया, फैन, एसी, पावर टूल्स, कार, ट्रेन, एरोप्लेन तक ये सब यूज होने लगा। और ये सब क्यों हो गए, एक नॉर्मल किसी की चिढ़ाने की वजह से हुआ था। किसी की चिढ़ाने की वजह से फैराडे को इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी। फैराडे बिकम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। रातों रात फैराडे साइंटिस्ट बन गए, सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गए। सेलिब्रिटी साइंटिस्ट यानी कि सभी लोग उनको रातों रात जानने लगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी कि उनको कोई जानता नहीं था, सोशल स्टेटस नहीं था, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी स्टडी और उनकी नॉलेज की वजह से क्या हो गया, वो रातों रात सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गए। Nobody now cared about his social status. अब किसी को उनके सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन के बारे में कोई लेन देन नहीं था। सब लोग इतना ही जानते थे कि ये एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट है। दिस यंग मैन हैड जस्ट क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन। और ये इस यंग मैन ने क्या कर दिया था, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, एक क्रांति ला दी थी उन दिनों में, है ना। वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वॉज हैप्पी एट हिज प्यूपिल्स अचीवमेंट। अब किसी को भी लगेगा कि अपने शिष्य की अचीवमेंट है, प्यूपिल यानी कि उनका स्टूडेंट। उनका स्टूडेंट कौन है, हम्फ्री डेवी का माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे के इस अचीवमेंट की वजह से हम्फ्री डेवी बहुत खुश हुए होंगे, ऐसा सभी को लगेगा। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलियस। लेकिन हम्फ्री डेवी रियल में क्या थे, बहुत जल रहे थे अंदर ही अंदर से कि ये मैं नहीं कर पाया, फिर माइकल फैराडे ने कर दिया। People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous. अब डेवी से लोग क्या कहने लगे थे कि आज तक तुमने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं साइंस की फील्ड में, जितने भी तुमने रिसर्चेस किए हैं, उस सब में से अच्छा रिसर्च तो तुम्हारा माइकल फैराडे है। खुद माइकल फैराडे को तुमने खोजा है, तो यही तुमसे तुम्हारा सबसे अच्छा इन्वेंशन है। ऐसे लोग हम्फ्री डेवी को बोलने लगे। और इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, वो और भी ज्यादा जल रहे थे। पहले ही वो माइकल फैराडे पे जलते हैं, और लोगों की ऐसी बातों की वजह से माइकल फैराडे के लिए उनके मन में जेलसी और ज्यादा बढ़ गई थी। An angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. अब हम्फ्री डेवी को बहुत गुस्सा आने लगा, वो जलने लगे, और इसीलिए उन्होंने माइकल फैराडे को एक इम्पॉसिबल टास्क दे दिया, यानी कि माइकल फैराडे नहीं कर पाएंगे ऐसा काम हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे को दे दिया। वो काम क्या था, ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बवेरियन ग्लासेस। बवेरियन ग्लास का एक पीस उन्होंने क्या किया, हम्फ्री डेवी को दे दिया। सॉरी, हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे को एक बवेरियन ग्लास का पीस दे दिया, which was used in the lenses in telescopes and microscope. बवेरियन ग्लास का एक टुकड़ा, बवेरियन ग्लास कहाँ पे यूज होता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में, और उस ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे को दे दिया। और क्या कहा, एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट। एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट। रिवर्स इंजीनियर करना यानी कि क्या होना, रिवर्स इंजीनियर का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इज टू disassemble and examine or analyze, okay, in detail to discover the concept involved in manufacture, usually in order to produce something similar. सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोलूं तो रिवर्स इंजीनियर करना यानी कि क्या होता है, किसी चीज को क्या करना है, डिसेंबल करना है। जैसे अगर आपको एक मशीन दे दी गई है और आपको बोला इसको रिवर्स इंजीनियर करो, तो उसके सारे पार्ट्स निकाल लेना, अलग अलग निकाल लेना, उसका स्टडी करना, एनालिसिस करना उसको, और ये कैसे मैन्युफैक्चर किया है, इसका काम क्या है, उसके ऊपर फिर से स्टडी करना। इन शॉर्ट, इसके ऊपर स्टडी करना। तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होने वाला जो बवेरियन ग्लास है, उसका एक टुकड़ा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होने वाला बवेरियन ग्लास का एक टुकड़ा हम्फ्री डेवी ने माइकल फैराडे को दे दिया और कहा इसको रिवर्स इंजीनियर करो, यानी कि इसकी फिर से तुम खोज करो। ये टुकड़ा बवेरियन ग्लास जो है वो कैसे बनता है, किन चीजों से बनता है, इसका यूज क्या है, और इसका हम और क्या यूज कर सकते हैं, इसका डिटेल में एनालिसिस करने के लिए कहा। Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process, and Davy knew that
With the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. अब हम्फ्री डेवी को ये बात पता थी, क्या बात पता थी कि जो बवेरियन ग्लास है वो एक सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनाया जाता है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ही हार्ड प्रोसेस से वो बवेरियन ग्लास बनाया जाता है। ये हम्फ्री डेवी को पता था और हम्फ्री डेवी को ये भी पता था। अब ये इसको रिवर्स इंजीनियर करने के लिए, इसका फिर से एनालिसिस करने के लिए जो लैब में अवेलेबल इक्विपमेंट थे उसके हेल्प से ये सब करना इम्पॉसिबल था। ओके, तो इसीलिए माइकल फैराडे को उन्होंने ये टास्क दे दिया कि चलो तुम इसको रिवर्स इंजीनियर करो। दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ। अब ये जो बवेरियन ग्लास का जो टुकड़ा था, उस कांच का जो टुकड़ा था, वो माइकल फैराडे के लाइफ में एक क्या हो गया, सिग्निफिकेंट थिंग यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनके लाइफ में वो टुकड़ा बन गई। क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे। फैराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी। अब डेवी भले ही फैराडे पे जलते हैं, लेकिन फैराडे डेवी की रिस्पेक्ट करते हैं और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले थे, यानी कि हार ना मानने वाले। फैराडे कैसे थे, हार ना मानने वाले थे और वो डेवी को बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट। तो इसीलिए फैराडे ने डेवी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए फैराडे ने क्या किया, जो टास्क डेवी ने उनको दिया था बवेरियन ग्लास को रिवर्स इंजीनियर करने का, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। चलो मैं कर लूंगा, ऐसे कहा। डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। फैराडे को ये पता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट है तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं ये कर लूंगा। ही टॉयल्ड फॉर 4 years। 4 साल तक उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, यानी कि कोशिश की कि वो खोज कर पाएंगे कि बवेरियन ग्लास किस चीज से बनता है। इसका रिवर्स इंजीनियर करने का उन्होंने ट्राई किया। विथ नो हेल्प फ्रॉम डेवी, और डेवी के पास से उन्होंने कोई भी मदद नहीं ली। एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड। और जैसे कि डेवी को पता था कि लैब में जितने भी सामान है उतने सामानों से तो ये बवेरियन ग्लास का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए डेवी ने वो टास्क दिया तो फैराडे को। फैराडे एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फैराडे फेल हो गए। जैसे एक्सपेक्टेड था फेल होना, वो फेल ही हो गए। फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमाइंड हिज फर्स्ट फेल्यूर एज अ साइंटिस्ट। अभी ये फैराडे के लाइफ का पहला फेल्यूर था। नेवर लर्न द सीक्रेट्स यानी कि बवेरियन ग्लास को कैसे बनाया जाता है, ये बात की खोज फैराडे नहीं कर पाए और यही उनका पहला फेल्यूर बन गया। एज ए साइंटिस्ट पहला फेल्यूर बन गया। टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम्स ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ एज अ सोविनियर। अभी इस कांच के टुकड़े को एज अ सोविनियर उन्होंने रखा। सोविनियर यानी कि क्या होता है, किसी चीज की याद दिलाने वाली चीज जिसको बोलेंगे हम जिसको बोलेंगे, जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहां की याद समझ के हम कुछ लेके आते हैं, कुछ भी सामान। तो वैसे ही इस फेल्यूर का उनको हमेशा याद रहे। वो जो 4 साल उन्होंने कोशिश की थी, डिफिकल्ट टाइम था वो जो 4 साल का, इसको बवेरियन ग्लास को रिवर्स इंजीनियर करने का जो डिफिकल्ट टाइम था, तो उसकी याद खुद को दिलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वो बवेरियन ग्लास हमारे ही घर में और एक शेल्फ के ऊपर एक रैक में उन्होंने वो रख दिया, ताकि वो जब जब उस ग्लास की तरफ देखेंगे तो उनको वो याद आता रहेगा। दिस वो इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और वो किस लिए रखा उन्होंने कि अगर इससे भी आगे इसके आगे की लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट दिन आएंगे, कुछ ऐसे जहां पे मैं डिस्करेज हो सकता हूँ, अगर ऐसे दिन आएंगे तो मैं इस ग्लास को देख के याद कर लूंगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। बिकॉज इस ग्लास के लिए तो मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। तो ये सा एक यादगार चीज बना के उन्होंने रख दिया, वो उनका फर्स्ट फेल्यूर था। इन 1829 डेवी डाइड एंड फैराडे सक्सीडेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी। अब 1829 में डेवी की डेथ हो गई और जो लैब थी डेवी की, उनके हेड कौन बन गए, फैराडे बन गए, फैराडे के हाथ में आ गई। ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक। अभी क्या था, पहले डेवी के लैब में कुछ लाना, कुछ भी करना रहता होगा तो डेवी को पूछ के ही करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या था, डेवी की डेथ हो गई थी तो यहाँ पे
मेन कौन बन गए? फैराडे। तो लैब में जो कुछ भी चाहिए वो लाने के लिए अभी ये फ्री थे। He noticed that if you moved a magnet, it could produce electrical current. अब इन्होंने फैराडे ने एक चीज नोटिस की कि अगर उन्होंने मैग्नेट को किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसीलिए उन्होंने क्या किया? मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न। अब बाद में उनको लैब में जो कुछ भी चीजें चाहिए थी वो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, और इसी की खरीदने के बाद उन्होंने अपना जो इन्वेंशन है वो और बढ़ाया, और उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल जनरेटर की खोज कर दी। समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनामोज एंड अदर डिवाइसेस। आज भी हम डायनामोज और काफी सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसकी खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने की है। फैराडे वॉज नाउ अ लीजेंड। लीजेंड यानी कि क्या हम बोलेंगे उनको? बहुत ही फेमस बन गए थे अभी। इन 1840 ही डेवलप मेमोरी लॉस। 1840 में उनको एक दिक्कत होने लगी। कौन सी? डेवलप अ मेमोरी लॉस, भूल जाने की बीमारी उनको लग गई। विच कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। 1840 1840 के आगे वाली उनकी जो भी लाइफ थी वहां एंड तक, लाइफ के एंड तक उनको वो बीमारी रही, भूल जाने वाली बीमारी। बट द डिसीज डिड नॉट स्टॉप हिम। अब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोगों को तो कितना शार्प रहना पड़ता है, बहुत शार्प रहते, लेकिन उनको भूल जाने की बीमारी होने के बावजूद वो अपना काम नहीं रोके, वो बीमारी उनको नहीं रोक पाई। He pursued starting a complicated experiments to prove that the light was closely related to electricity and magnetism. A novel thought in those times. Okay? Novel thought में यानी कि क्या होता है? Novel thought यानी कि हम जिसको बोलेंगे न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया, है ना? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग सीन। यानी कि उन दिनों ये एक नई आइडिया थी, नया थॉट था जो लोगों के मन में चल रहा था, उन दिनों के साइंटिस्ट लोगों के मन में चल रहा था। कौन सा थॉट था? कि द लाइट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लाइट जो था, लाइट तो वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बहुत क्लोज है। ये जो थॉट है ये बहुत ही उन दिनों नॉवेल थॉट था। तो उन्होंने क्या कर दिया? इस बात को प्रूव करने के लिए, यानी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्लोजली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ये बात प्रूव करने के लिए माइकल फैराडे ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। रिमेंबर दैट पीस ऑफ बवेरियन ग्लास फैराडे हैड केप्ट ऑन हिज शेल्फ। याद है थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे दिया था, एक दो पैराग्राफ पहले ही, कि जो बवेरियन ग्लास का जो टुकड़ा था, जो उनका फर्स्ट फेल्यूर था, उन्होंने वो उनके शेल्फ पे रखा हुआ था। He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of a great success. है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया था? उनका जो फर्स्ट मेजर सक्सेस था, सबसे बड़ा जो सक्सेस था, उन्होंने फर्म डिसीजन बना लिया था कि इस फेलियर को मैं क्या करूंगा? मेरे ग्रेट सक्सेस का इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। यानी कि इस बवेरियन ग्लास को देख देख के मैं खुद को एनकरेज करूंगा कि मैं यहाँ पे फेल हुआ था, इतना डिफिकल्ट टाइम था, मैं फेल हुआ था, लेकिन आगे नहीं, मुझे इससे भी अच्छा इन्वेंशन करना है, रिसर्च करना है। He used the same glass now to show that the presence of a magnet light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. अभी इन्होंने जब वो बवेरियन ग्लास का टुकड़ा घर में शेल्फ के रूप पर रखा था, उन्होंने तभी डिसाइड कर दिया था कि ये मेरा ग्रेट फेल्योर है, ये बवेरियन ग्लास को मैं रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाया, ये कैसे बनता है मैं नहीं खोज पाया, 4 साल कोशिश करने के बाद भी नहीं खोज पाया, लेकिन इस फेल्यूर को मैं मेरे ग्रेट सक्सेस में कन्वर्ट करूंगा, ये उन्होंने तभी सोच लिया था। और अभी इन्होंने ये पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, तो उसी बवेरियन ग्लास की हेल्प से उन्होंने पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर दिया। ही यूज द सेम ग्लास नाउ, वही ग्लास का टुकड़ा उन्होंने यूज किया किस चीज के लिए? टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट एंड लाइट कुड बी आइसोलेटेड। मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर आप लाइट को देखोगे
अगर एक सिंपल वे में बताती हूँ, लाइट जो है, लाइट उन्होंने बवेरियन ग्लास के ऊपर डाला, लाइट का एक रे बवेरियन ग्लास के ऊपर डाला, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, वहां पे मैग्नेट भी रख दिया। तो वो क्या था, वो लाइट का जो रे है वो वैसा का वैसा ही बवेरियन ग्लास को क्रॉस करके आगे नहीं निकला। तो लाइट के जो रेज है वो सिंगल वेव की जगह स्प्रेड होकर रैंडमली डायरेक्शन में चले गए। यानी कि एक वेव आ रहा है, बवेरियन ग्लास पे छोड़ा, बवेरियन ग्लास की दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो वो एक ही वेव स्कैटर्ड हो गया, स्प्रेड हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में वो वेव चला गया। तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आप गूगल कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उन्होंने अपना फर्स्ट मेजर फेल्यूर ग्रेट सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, उसी ग्लास का यूज करके उन्होंने अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। He then took the age-old experiment of sprinkling iron fillings on a sheet of paper near a magnet, making circular pattern। अब आपको पता होगा, आपने साइंस में भी देखा होगा कि अगर आयन फिलिंग्स यानी कि आयन के बारीक एकदम, जिसको हम बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं पाउडर, है ना, आयन का जो पाउडर होता है, वो अगर आपने फैला दिया पेपर पे और वहां पे अगर आपने मैग्नेट रख दिया, तो वो एक सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेट की तरफ आते हैं, डायरेक्ट आके चिपकेंगे नहीं, सर्कुलर पैटर्न में आते हैं वो। तो यहाँ पे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, स्प्रिंकलिंग आयन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर आयन फिलिंग स्प्रिंकल यानी कि फैला दिए और वहां पे मैग्नेट लेके गए। तो मैग्नेट को वो क्या हुआ, मेकिंग अ सर्कुलर पैटर्न, वो आयन फिलिंग सर्कुलर पैटर्न में तैयार हो गए। He went on to prove that these patterns were not the property of the ion filling। और बाद में इन्होंने, माइकल फैराडे ने प्रूव कर दिया कि ये आयन फिलिंग जो सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई है, तो वो आयन फिलिंग की क्वालिटी नहीं है। इन फैक्ट दे वर ड्यू टू द इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स दैट filled the empty space around the magnet and hence disturbed the filling। तो वो जो सर्कुलर पैटर्न में आयन फीलिंग मैग्नेट की तरफ आ रही है, तो वो आयन फीलिंग्स की प्रॉपर्टी नहीं है, आयन फीलिंग्स की क्वालिटी नहीं है। ये क्यों हो रहा है, तो मैग्नेट की वजह से हो रहा है। मैग्नेट के जो आसपास वाला जो एम्प्टी स्पेस होता है, तो वहां पे क्या होता है, इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, वो उस मैग्नेट की वजह से हो रहा है। और इसीलिए आयन फीलिंग्स क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि जिस पोजीशन में रखी थी उस पोजीशन में वो नहीं है, वो सर्कुलर पैटर्न बन के मैग्नेट की तरफ आई है। दिस इज वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम। अब फॉर्मल एजुकेशन यानी कि उनका स्कूलिंग तो हुआ नहीं था, है ना। तो अभी ये जो उनका मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो अभी सक्सेस नहीं हो रहा था। आंसर तो है उनके पास, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन ना होने की वजह से वो प्रॉपरली उसको लिख नहीं पा रहे थे। Faraday did not know much about the advanced mathematics, so he just copied the iron fillings patterns with his hands। अभी अभी एजुकेशन ना होने के बावजूद नहीं है उनके पास, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था उनका, तो उनको मैथमेटिक्स नहीं आता था, तो वो कोई भी लॉ नहीं लिख पा रहे या कुछ भी नहीं लिख पा रहे। वो उनको जब जस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको समझ में आया क्या वो है क्या नहीं समझ में आया, और वो जस्ट एक पिक्चर बना सकते थे कि एक आयन फिलिंग रखी हुई है, वहां पे मैग्नेट रखा हुआ है, आयन फिलिंग मैग्नेट की तरह सर्कुलर पैटर्न में अट्रैक्ट हो रही है, इतना ही वो कर सकते थे। He was unable to explain them in the form of mathematical equations। अब आपको पता होगा कि फिजिक्स में जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो उन सभी के मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। अब माइकल फेराडे के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग नहीं हुआ है उनका, तो इसीलिए मैथमेटिक्स उनको नहीं आता। अब इतना बड़ा इन्वेंशन तो उन्होंने कर दिया है कि आयन फिलिंग मैग्नेट की तरफ सर्कुलर पैटर्न में क्यों आ रहे हैं, ये तो उनको आंसर पता है, लेकिन वो मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं बता पा रहे थे। He made hundreds of such drawings, but without equation they were not accepted। अब उन्होंने 100 के आसपास ड्राइंग बनाई इस एक्सपेरिमेंट की, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं थी, बिकॉज लोगों को क्या चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। फॉर्चून फेवर्ड द ब्रेव फैराडे वंस अगेन। अब फैराडे के नसीब फिर से एक बार खुल गया, और फिर क्या हुआ, when he met James Maxwell, a wealthy educated physicist
वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स। अब उनकी मुलाकात एक जेम्स मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट से हुई, जो कि वेल्दी एजुकेटेड फिजिसिस्ट थे, यानी कि जिनका नॉलेज बहुत अच्छा था, वेल वर्स्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जिनका बहुत स्ट्रांग था, जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा था, ऐसे जेम्स मैक्सवेल के साथ माइकल फैराडे की मुलाकात हो गई और उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फैराडे, और जेम्स मैक्सवेल फैराडे के साथ काम करने के लिए बहुत हैप्पी भी थे। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेटेड फैराडेज आइडिया इनटू द सेट ऑफ इक्वेशंस। अब माइकल फैराडे के जो भी आइडियाज थे, उनको मैथमेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? जेम्स मैक्सवेल। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइकल फैराडे और उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं जेम्स मैक्सवेल। एंड दैट आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस किसके नाम से जानी जाती है? मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानी जाती है। Their combined work has helped us in many ways. मैक्सवेल और फैराडे, इन दोनों ने जो भी साथ में काम किया, वो आजकल बहुत ही क्या होता है? हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टुडे आर डिजाइन अराउंड द डिस्कवरी। जेम्स मैक्सवेल और माइकल फैराडे दोनों ने मिलकर जो साथ में काम किया, यानी कि माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए और जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया? उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म किया। तो इसकी वजह से आज के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सभी इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स पे ही डिपेंड है। Someday, we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products of these discoveries. और मैक्सवेल फैराडे ने दोनों ने मिलके साथ में जो काम किया है, ये अभी कम्युनिकेशन भी उसी के ऊपर डिपेंड है। कम्युनिकेशन है मोबाइल जो यूज करते हैं, तो इन्हीं के बदौलत हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि किसी दिन हम एलियंस से भी बात कर सकेंगे, जो एलियंस डिफरेंट दूसरे गैलेक्सीज में रहते हैं, और वो भी किसकी वजह से हो पाएगा? माइकल फैराडे और मैक्सवेल की कंबाइंड काम की वजह से ही हो पाएगा। Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and conviction. अभी देखिए, फैराडेज लाइफ स्टार्टेड विथ डिफिकल्टीज, जैसे हमने देखा था सबब में उनका जन्म हुआ था, बहुत ही गरीब फैमिली में थे, उनको स्पीच डिफीट था, उनका एजुकेशन छूट गया, बाइंडिंग की दुकान में काम कर रहे, 21 साल के होने तक वो गरीब ही थे, तो बहुत डिफिकल्टीज थी। बट एज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही मेट ईच डिफिकल्टी विथ प्रिजर्वेरेंस एंड कन्विक्शन। लेकिन एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट होने की वजह से उन्होंने हर प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को एक फॉर्मली उन्होंने एक ओपिनियन रखा था उन्होंने कि नहीं मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उन्होंने वो डिफिकल्टीज को क्या कर दिया? ओवरकम करके वो आगे निकल गए। He was given impossible tasks which he undertook as a challenges and opportunity. उनको काफी सारे इम्पॉसिबल टास्क भी दे दिए गए थे, जैसे बवेरियन ग्लास का टास्क था, लेकिन उन्होंने नेगेटिव ने नहीं लिया। क्या किया उन्होंने? एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया। He epitomizes what we want, what the Walt Disney character Pinocchio said. Epitomize करना यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल। ही इपिटोमाइज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है माइकल फैराडे, किस चीज का? वॉल्ट डिज्नी कैरेक्टर पिनाशो। अब पिनाशो नाम के कोई डिज्नी कैरेक्टर है, वॉल्ट डिज्नी करके, तो उन्होंने जो कहा था उनका एक परफेक्ट एग्जाम्पल माइकल फैराडे क्या कहा था? व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मैटर हु यू आर। यानी कि अगर आप स्टार को देख के कोई विश करोगे तो डजेंट मैटर आप गरीब है, श्रीमंत है, लड़का है, लड़की है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड, डजेंट मैटर, वो ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। सेम माइकल फैराडे के बारे में भी हुआ। कुछ नहीं था, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है, मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो फर्म डिसीजन था कि नहीं मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, ऐसे साइंटिस्ट बनना है कि मैं खुद की बुक लिख पाऊं, और वो बन गए, साइंटिस्ट बन गए, है ना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। और जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में हार्ड वर्ड के मीनिंग दिए, तो यहाँ पे भी दे देती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, I am waiting for 10 seconds. You can take the screenshot of these hard words.
आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। लास्ट में कुछ 2-3 वर्ड्स है, यहाँ पे यहाँ तक था, देखिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के जो वीडियो के प्लेलिस्ट है, जैसे 8 है, 9 है, 10th है, किड्स जोन है, ग्रामर है, स्पोकन का है, तो सभी की मैंने लिंक आपको दे दी है। और एट द एंड स्क्रीन मैंने आपको और भी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक दे दिए, तो आप ये भी कर लीजिएगा। आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा आसानी से वो पढ़ सके। सो विद दिस हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।